वेलकम बैक टू ग्रास रूट पाठशाला। तो आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट की तैयारी के लिए, और आज हम मैथ्स की पेडागोजी की एक और वीडियो तैयार करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चंस लाई हूँ, और ये जो 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो सब वो क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले सी टेट में, एच टेट में, आर टेट में, कहीं ना कहीं यूपी टेट में यूज़ किए गए हैं और वहाँ आए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनका आंसर क्या हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो चैनल के साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ऑलरेडी चैनल के साथ है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड इन टीचिंग मैथमेटिक्स। देखिए, जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर जो ये चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो डिडक्टिव मेथड में यूज किया जाता है। अब आपने मैथ्स में देखा होगा, जो टीचिंग मेथड्स जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके के मेथड्स आप पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप पहले बच्चे को एग्जाम्पल्स देंगे और एग्जाम्पल से बच्चा कंक्लूजन तक पहुंचेगा, और एक में आप सीधा डायरेक्ट उनको बता देंगे आज हम ये करने वाले हैं, ये डेफिनेशन है और इस तरीके से इसको करना है। सो बेसिकली आपको ये बताना है कि डिडक्टिव मेथड में इनमें से कौन सा यूज होता है। तो डिडक्टिव मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली आते हैं, आप बच्चे को ये बताते हैं भाई ये टॉपिक है, आज ये करना है, और देन वी स्टार्टेड इट, राइट। सो इसमें देखिए आप जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें नोन टू अननोन या फिर अननोन टू नोन जो है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बिल्कुल पर्टिकुलर की बात करते हैं कि एक जनरल टॉपिक हमने स्टार्ट किया और पर्टिकुलरिटी पर हम उसकी पहुंच गए। तो यहाँ पर जब भी डिडक्टिव मेथड होगा तो उसमें क्या होगा, आप जनरल से शुरू करेंगे और पर्टिकुलर पर जाएंगे। सो योर आंसर विल बी डी। व्हाट इज योर आंसर? डी, प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an objective of teaching mathematics at primary level according to NCF 2005? देखिए, NCF 2005 हमने पहले भी बात की थी NCF को लेके। तो हमने डिस्कस किया था कि NCF में बहुत सारी आपको रिकमेंडेशंस दी गई हैं, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या कौन से लेवल पे आपको पढ़ाने हैं, कहाँ यूज करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि प्राइमरी लेवल पे जब आप पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं, तो इन चार जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। देखिए, अगर आप पहला ही पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की बात आ गई। जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, हायर मैथमेटिक्स आ जाता है, वो प्राइमरी लेवल में नहीं होता। प्राइमरी लेवल में हम कोशिश करते हैं बच्चे को हम हैंड इन एक्सपीरियंसेस दें, जो उसके आसपास है वहाँ से उठाए, बच्चा उनको खुद करके देख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट उसके बाद आता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आगे नहीं जाएंगे, आप इसी आंसर को टिक कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप और ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैथमेटिक्स को बच्चे का जो अपना जिंदगी का अनुभव है उसके साथ जोड़े, ये बिल्कुल प्राइमरी में होगा, तभी बच्चा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स। देखिए, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वो हम स्टार्टिंग से ही प्रमोट करते हैं। हम उसको आसपास से भी मैथ से ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उठाते हैं जिसको बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तभी तो वो एटीट्यूड उसके अंदर आएगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल प्राइमरी में होता है। प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल हम लॉजिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करते हैं। हम उसे कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी एक सिचुएशन देते हैं जहाँ बच्चा लॉजिकली सोचने की कोशिश करता है। तो अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, राइट। तो ए ऑप्शन विल बी योर आंसर, कि जो ए ऑप्शन है प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, वो हमारा प्राइमरी लेवल पर एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता मैथ्स का। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, again NCF 2005. According to NCF 2005, which one of the following is not a major aim of mathematics? देखिए, यहाँ पर आपको एम पता है मैथमेटिक्स के तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा एम नहीं है, ठीक है। तो पहला लिखा है टू मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। जो बच्चे का थॉट प्रोसेस है, जो उसका सोचने का एक तरीका है, उसको क्या करना है हमें, जो मैथमेटाइजेशन उसका करना है,
टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट, मैथमेटिक्स को बच्चे के कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें जोड़ देना है। टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हमें बढ़ाना है। टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो मैथमेटिक्स में हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। देखिए आप जब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके साथ सॉल्व करते हैं, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो बच्चा उसमें आगे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हर चीज को उससे नहीं जोड़ सकते क्योंकि हर चीज इंटीग्रेटेड होती है। तो यहाँ पर जो आएगा वो ये आएगा, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, ये इसका आंसर होगा कि ये जो बेसिकली मेजर एम्स थे मैथमेटिक्स के उसमें से नहीं है। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which commission has explained about placing mathematics as a compulsory subject to a higher secondary? देखिए यहाँ पर जब कमीशन आ जाते हैं ना, तो कमीशन जब भी आते हैं आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हर कमीशन ने अपनी कुछ बातें बोली हैं। और जब यहाँ पर आ जाए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए जो है बहुत सटीक बात बोली थी, वो बोली थी कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमिश्नर ने ये कहा था कि फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक मैथमेटिक्स जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें आपको सेकंड थॉट नहीं लेना है। अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि उनकी क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, जो आपको पता हो। सो आंसर विल बी बी। Some students of your class are repeatedly not able to do well in mathematics, examinations and tests. As a teacher you would, देखिए आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास का बच्चा लगातार, क्या आप देख रहे हैं कि जब मैथ्स के टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वो उसमें अच्छा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं बार बार कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? बीइंग अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स। आप क्या करें, जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जिनके बिल्कुल फुल ऑन मार्क्स आते हैं, उनके साथ बैठा दे। उनके साथ बैठ के क्या होगा? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, उनको हम ऐसा नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग वेल, हम उन्हें ये समझाए, भैया तुम पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए अच्छा नहीं होता। भैया उसके कंसिक्वेंसेस देने के बजाय क्या चाहिए, पता करें ना कि क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छा। तो कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं जाना है, रीजन पे जाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है हमारा। गिव मोर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको टेस्ट देने हैं जिससे प्रैक्टिस करें। आज एक टेस्ट दिया, उसमें 3 नंबर आए, कल दूसरा दे देंगे, शायद 4 नंबर आ जाए, उसके बाद है क्या पता 6 नंबर आ जाए जी। बच्चा जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, रिपीटेडली गलती कर रहा है, तो और प्रैक्टिस टेस्ट देने से वो और ज्यादा बर्डन कर जाएगा, महसूस करेगा कि शायद ये चीज उसके लिए नहीं बनी है। तो यहाँ पर हम बच्चे को डीमोटिवेट कर देंगे, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है डायग्नोज द कॉज। जी बिल्कुल, ये कही ना सही बात, डायग्नोज द कॉज, हमें कारण पता करना है भैया कि गलती है कहाँ, क्यों बार 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 जब हम टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं बच्चे को, तो रिपीटेडली बच्चे के जो मार्क्स है या बच्चे की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, तो कमी कहाँ रह गई है, हमें वो पता करना है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a contribution factor responsible for mathematics anxiety? देखिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है करिकुलम, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जेंडर, एग्जामिनेशन सिस्टम। ये कहते हैं इसमें से कौन सा जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है जो मैथमेटिकल एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं जेंडर से लेकर, कि हम लोगों ने अपनी तरफ से जरूर कई बार हम मिसकंसेप्शंस देखते हैं कि लड़के मैथ्स बहुत अच्छा करते हैं, लड़कियों का मैथ्स अच्छा नहीं होता, लड़कियों की लैंग्वेज सब्जेक्ट पे पकड़ होती है, लड़कों की नहीं होती है। तो ये सब हमारे मिसकंसेप्शंस हैं। करिकुलम, नेचर ऑफ सब्जेक्ट और किस तरीके का एग्जामिनेशन सिस्टम है बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन जेंडर जो है वो मैटर नहीं करेगा, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता है। सो योर आंसर विल बी सी, क्योंकि इसमें आपको वो ढूंढना है जो फैक्टर नहीं है। सो आंसर विल बी सी, जेंडर। नेक्स्ट, NCF 2005 considers that mathematics involves a certain way of thinking and reasoning. NCF 2005 ये कहता है कि मैथमेटिक्स में एक सर्टेन तरीका होता है
पर्टिकुलर तरीके का तरीका होता है जिससे थिंकिंग और रीजनिंग की जाती है। फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो पिक आउट वन विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द अबव एग्जाम्पल। देखिए हमने बोल दिया कि मैथ्स में एक पर्टिकुलर हम लोग थिंकिंग और रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिए, भैया आपको ये बताना है कि कौन से इन चारों में से ऐसी कौन सी लाइन है जो ऊपर वाली से सहमत नहीं है, ठीक है। द मेथड बाय विच इट इज टॉट, जिस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है उससे पता चलेगा। गिविंग स्टूडेंट सेट फॉर्मूले टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बच्चे को एकदम सेट फॉर्मूला दे दिया जाए कि वो क्या करे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। द वे द मटेरियल प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट बुक इज रिटन, किस तरीके से किताब में जो मटेरियल आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपको समझाना है वो लिखा गया है। एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज चूज इन द क्लास, देखिए बिल्कुल अगर हम एक अच्छी तरीके से एक्टिविटीज को प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, बच्चा मैथ्स में अच्छे तरीके से थिंकिंग करेगा, रीजनिंग करेगा। हमारा मेथड जो होगा पढ़ाने का वो भी इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जा रही है बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एक सेट फॉर्मूला दे दिया, भैया ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, सॉल्व आपको करना है, कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, तो भैया वहाँ रीजनिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। थिंकिंग काम ही नहीं करेगी, समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाए क्या करे, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। ये यहाँ पर अबव प्रिंसिपल पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, सो आंसर बी। ये कहते हैं एनसीएफ 2005 को देखिए, हमें क्या कहे, डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी को डेवलप करना है मैथमेटाइजेशन के लिए। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज। हियर मैथमेटाइजेशन रेफर्स डेवलप चाइल्ड्स एबिलिटीज। यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो मैथमेटाइजेशन टर्म है बेसिकली उसके बारे में बात कर दी गई है। यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि बच्चे का हमें क्या करना है, वो एबिलिटीज को डेवलप करना है मैथमेटाइजेशन के लिए, ताकि क्या करे वो उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो काम आए मैथ्स जब वो बच्चा कर रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिट बैठता है। To develop the child's resources to think and reason mathematically, to pursue assumptions to their logical conclusion and to handle abstraction. ये कहते हैं कि डेवलप करना है बच्चे को इस तरीके से कि वो मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिकली भी सोच पाए, ठीक है, अपने अजम्पशंस को लॉजिकली चीज़ों को सोच पाए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए, ये सारा होना चाहिए मैथमेटाइजेशन में। इन परफॉर्मिंग ऑल नंबर ऑपरेशंस एफिशिएंटली इंक्लूडिंग ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बच्चा जो है सारे नंबर ऑपरेशंस कर पाए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाए, बस इतना काफ़ी है। फॉर्मुलेट कर पाए सारे थियोरम्स को और प्रूफ कर पाए अपने आप, तो वो भी काफ़ी है। या फिर लीनियर इक्वेशंस को ट्रांसलेट कर दे। देखिए सिर्फ लीनियर इक्वेशन, सिर्फ ज्योमेट्री या फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट तक मैथ सीमित नहीं है। तो जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचेगा, लॉजिकली कंक्लूजन्स पे पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली वो इन सब चीज़ों को भी कर पाएगा। तो ये कंप्लीट गोल जो है वो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, तो आंसर विल बी ए। As per NCF 2005, teaching of numbers and operations on them, measurement of quantities etc. at primary level caters to the, देखिए कह रहे हैं NCF 2005 ये कहता है कि अगर हम नंबर और ऑपरेशंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेजरमेंट की क्वांटिटीज पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हमें कराना है, बेसिकली वो क्या कैटर करते हैं इस लेवल पे। Narrow aim of teaching mathematics, higher aim of teaching mathematics, aim to mathematize the child's thought process, aim to teaching important mathematics। तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं हमारा मेन एम, यहाँ पे नैरो एम क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ पर टीचिंग ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ दैम, इसके ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही एम है हमारा, मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है। तो नैरो एम क्या है हमारा, टीचिंग मैथमेटिक्स, आंसर ए। The purpose of a diagnostic test in mathematics, आज मैथ्स में आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं, डायग्नोस्टिक पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है आपको क्या प्रॉब्लम है, उसी तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। हम डायग्नोस करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कहते हैं टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, टू नो द गैप्स ऑफ इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, टू गिव फीडबैक टू देम। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भाई डायग्नोस कर रहे हैं ना, कमी कहाँ है, तो आप क्या पता कर रहे हैं कि गैप कहाँ है, सो योर आंसर विल बी सी। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, आप इन्हें प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।